हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? बिल्कुल मस्त हो, ज़बरदस्त। सो वेलकम टू कॉस्मोस साइंस एकेडमी एंड माय नेम इज टीकम दास। आज मेजरमेंट को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर में मेजरमेंट के बारे में हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स स्टडी किए थे, है ना। मेजरमेंट के बारे में हमने ये समझा कि मेजरमेंट खुद क्या चीज़ है, क्या बला है, मेजरमेंट के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो हमने जैसे स्टडी किया था कि मेजरमेंट के लिए हमें सबसे पहले तो किसी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ होना चाहिए जिसे हम मेजर करना चाह रहे हैं। उसके अलावा हमारे पास उस फिजिकल क्वांटिटी का एक स्टैंडर्ड यूनिट भी होना चाहिए जिससे हम उस गिवन मैग्नीट्यूड को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे और ये देखेंगे कि हमारे स्टैंडर्ड यूनिट से वो गिवन मैग्नीट्यूड कितनी गुना बड़ा है या छोटा है। तो इस हिसाब से उस फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट हो जाएगी। मैंने पूरे डिटेल में मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट पहले लेक्चर में समझाया था। अगर आप मेजरमेंट के पूरे कंप्लीट कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं तो यूट्यूब पर टाइप कीजिए मेजरमेंट 01 कॉस्मोस साइंस एकेडमी, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। अगर आपने नहीं भी देखा है या अगर आप वो नहीं देखना चाह रहे, फिलहाल इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो भी इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। ये बहुत बेसिक सी बातें ही हैं, समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर देखेंगे तो आपको ज्यादा कॉन्सेप्ट बनेगा जरूर, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। मेजरमेंट के सिस्टम्स क्या क्या होते हैं, क्या मतलब है इसका। तो लास्ट लेक्चर में ये बात हुई थी कि हमारे नेचर में कुछ बेसिक क्वांटिटीज हैं जिनको हम और ज्यादा सिंप्लीफाई करके किसी दूसरी क्वांटिटीज के जरिए एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उन्हें कहा जाएगा बेस क्वांटिटीज। और उन बेस क्वांटिटीज की मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन से क्या बनती हैं, डेराइव्ड क्वांटिटीज बनती हैं। तो बेस क्वांटिटीज और डेराइव्ड क्वांटिटीज, इन दोनों को मिलाकर इनके अलग अलग जो यूनिट्स होंगे जिसमें इन सबको हम मेजर करेंगे, उन तमाम यूनिट्स के मुकम्मल सिस्टम को हम नाम देंगे क्या, सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट या सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। सिस्टम्स ऑफ यूनिट सिंपल मीनिंग क्या हो रही है इसकी कि तमाम बेस और डेराइव्ड क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए जो भी हम यूनिट्स यूज किया करेंगे उन यूनिट्स का कंप्लीट सेट, सही है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो होता है वो कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स होता है यूज टू मेजर बेस एंड डेराइव्ड क्वांटिटीज। इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर है। अच्छा जी, तो ये जो सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट्स है या सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स है, 1960 से पहले दुनिया की डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट तरह के सिस्टम्स यूज होते थे। कोई मुल्क किसी तरह से मेजर करता था, जैसे मिसाल ले लीजिए लेंथ की ही। कुछ मुल्कों में लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर करते थे, कहीं पर मीटर में, कहीं पर फुट में, सही है ना, यार्ड में, इंच में। तो आप देख रहे हैं एक ही लेंथ, एक ही फिजिकल क्वांटिटी है पर अलग अलग तरह से उसे मेजर किया जा रहा है। तो अगर हम इस मेजरमेंट की पूरी हिस्ट्री को समझें तो एक प्रीवियस मेजरमेंट के जो मेथड्स थे दुनिया भर में, स्पेशली 1960 से पहले वाले, और 1960 के बाद क्या हुआ, यहां पर एक मॉडर्न सिस्टम अप्लाई हुआ जिसे हम एसआई सिस्टम कहते हैं। तो पहले डिस्कस करते हैं कि 1960 से पहले दुनिया भर में क्या क्या टाइप के सिस्टम्स यूज होते थे मेजरमेंट के, और उसमें बेस क्वांटिटीज और डेराइव्ड क्वांटिटीज को कौन से यूनिट्स में पेमाइश किया जाता था। थोड़ा इस पर डिस्कस करते हैं शॉर्ट में, और उसके बाद हम क्या देखेंगे कि 1960 में फाइनली क्या हुआ, एसआई सिस्टम कैसे बना, ठीक है ना। तो आइए फर्स्ट यहां से देखिए, बिफोर 1960 एक दुनिया में सिस्टम चलता था जिसका नाम है सीजीएस, और स्पेशली ये सिस्टम फ्रांस वाले अप्लाई करते थे, ठीक है। इस सिस्टम में तीन क्वांटिटीज को बेस क्वांटिटीज माना गया। इसमें बेस क्वांटिटीज जो तीन मानी गई वो हैं लेंथ, मास और टाइम। इस सिस्टम के तहत इन तीन क्वांटिटीज को माना गया बेस क्वांटिटीज, और इसके अलावा जो कुछ दूसरी क्वांटिटीज हैं उन्हें माना गया डेराइव्ड क्वांटिटीज। ओके, तो लेंथ को पेमाइश किया जाता था इस, बल्कि लेंथ को, चले यहां पर मैं इसके यूनिट्स लिखता हूं, ये बेस क्वांटिटीज, ये इसके बेस यूनिट्स। तो इसको पेमाइश किया जाता था सेंटीमीटर में,
मास को पैमाइश किया जाता था ग्राम्स में, और टाइम को पैमाइश किया जाता था, मेजर किया जाता था सेकंड्स में। इसीलिए इस सिस्टम का नाम पड़ा CGS। CGS सही है। तो इस सिस्टम में सिर्फ ये 3 बेस क्वांटिटीज थी और बाकी सबको क्या माना गया था, डेराइव्ड क्वांटिटी। जैसे इसमें आपको फोर्स नहीं नजर आ रही तो फोर्स क्या हुई, डेराइव्ड क्वांटिटी हुई यहां पर। तो CGS सिस्टम में फोर्स को हम मानते थे डेराइव्ड क्वांटिटी और फोर्स का हमने यूनिट माना टाइम, जो कि इन्हीं यूनिट से मिलकर बना है बेसिकली। ओके, इसी तरह से इसमें एनर्जी को हम इस यूनिट में पैमाइश करते थे अर्ग में। ओके, तो जैसे जैसे हमारी फिजिक्स आगे बढ़ेगी ये चीजें आपको आस्ते आस्ते खुद ही याद हो जाएगी। अभी कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना, कि इतनी सारी चीजें याद करनी पड़ेंगी शुरुआत में। तो आस्ते आस्ते कॉन्सेप्ट बनाते जाएं और चीजें खुद ब खुद याद होती रहेंगी। ओके, तो ये हमारा पहला सिस्टम जिसे हम CGS सिस्टम कहते हैं। आइए दूसरे सिस्टम की बात करते हैं। अगर बात करें, फ्रांस में ही एक और भी सिस्टम चलता था जिसका नाम है MKS सिस्टम। और MKS सिस्टम के अंदर भी बेस क्वांटिटीज ये 3 ही मानी जाती थी और बाकी सबको क्या कहते थे, डिराइव्ड क्वांटिटीज। और इन 3 क्वांटिटीज के बस यूनिट डिफरेंट थे इस सिस्टम में। हम लेंथ को इसमें पैमाइश करते थे मीटर्स में, मास को पैमाइश करते थे किलोग्राम्स में, और टाइम को इस यूनिट में पैमाइश करते थे सेकंड्स में। ओके, तो ये भी एक सिस्टम चलता था जिसे हम MKS सिस्टम मानते हैं, मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम, और ये भी फ्रांस में ही चलता था। ओके, इसके अलावा जो भी क्वांटिटीज बाकी हैं उनको हम क्या मानते थे, डिराइव्ड क्वांटिटीज मानते थे, और यूनिट्स उनके अलग अलग होते थे, क्योंकि आस्ते आस्ते आपको समझ में आने लग जाएंगे। चलिए, ये भी आपको बिल्कुल सिंपल लगा होगा, ज्यादा टाइम नहीं देते हैं इन चीजों को। तीसरा FPS सिस्टम। अच्छा, इसका दूसरा नाम है ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम। ठीक है, इस सिस्टम में भी बेस क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज 3 मानी गई। लेंथ, मास और टाइम। अब जरा एक बात सुनिए, एक्चुअली बेस क्वांटिटीज 2 तरह की मानी गई। इसमें FPS है ना, इसमें 2 वर्जन्स आते हैं। एक में हम कहते हैं लेंथ, मास और टाइम बेस क्वांटिटीज हैं, और एक और भी इसका अल्टरनेट वर्जन चलता था, और उसमें जो बेस क्वांटिटीज होती थी वो होती थी लेंथ, फोर्स और तीसरा टाइम। सही है, तो ये दोनों में थोड़ी सी चेंजेस रहती हैं। तो ज्यादातर कुछ बुक्स में, जैसे कुछ कंट्रीज में बुक्स में इसको ज्यादा फॉलो कर देते थे, यानी किताब में ये ज्यादा लिखा जाता है, कुछ में ये लिखा जाता है, पर आप ये ध्यान में रखिए कि दोनों ही चलते हैं। ओके, बेस क्वांटिटीज ये भी मानी जाती थी FPS में, और बेस क्वांटिटीज ये भी, यानी इसके 2 अल्टरनेट वर्जन्स हुआ करते थे। ये बहुत कम आज के जो यूज में आता है, इस वाले सिस्टम की यानी यूज जो है बहुत कम रह गया अभी। ओके, ज्यादातर हम MKS अभी भी यूज करते हैं, CGS अभी भी यूज होता है, और सबसे ज्यादा ऐसा यूज होता है वो आपको पता है। सो बाय द वे, इसके अंदर हम लेंथ को पैमाइश करते थे फुट में, लेंथ को पैमाइश करते थे फुट में। ओके, मास को पैमाइश करते थे पाउंड में, और टाइम को पैमाइश करते थे वही सेकंड्स में। ओके, और अगर इसकी बात करें, पहला तो वही सेम, दूसरा जो फोर्स है इसका यूनिट माना जाता था पाउंड या पाउंडल भी कहते हैं। ठीक है, और तीसरा है सेकंड्स। तो
ये जो दो सिस्टम्स हैं बेसिकली एक ही सिस्टम के दो अल्टरनेट वर्जन्स हैं, और एक्चुअली मास और फोर्स में आप देख रहे हैं डिफरेंस है, बाकी दो बेस क्वांटिटी सेम है। एक्चुअली क्या है कि शुरुआत में जब हमारा ज्यादा कॉन्सेप्ट हमने ठीक से डिसाइड नहीं किया था, तब तक लोग ज्यादातर ये मानते थे कि फोर्स का जो ताल्लुक है वो मास से है। जैसे अगर आप अपने हाथ में एक मखसूस मास रखेंगे तो आपके हाथ को नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स एक मखसूस क्वांटिटी में लगेगी, ठीक है ना, यानी कितनी फोर्स लग रही है इसका ताल्लुक उस मास से होता था। तो फिर मास और फोर्स दोनों को सिमिलर अंदाज में सोचने के आदी हो गए लोग। अगर आपके हाथ पर मास थोड़ा ज्यादा रख दिया जाए तो जाहिर सी बात है ग्रेविटेशनल फोर्स भी बढ़ जाएगी। तो इस तरह से इस मास से रिलेटेड क्वांटिटी को माना गया फोर्स को, इसीलिए दोनों अल्टरनेट तरीके से यूज होते थे। जैसे आज भी आप जानते हैं हम केक वगैरह लेते हैं, बर्थडे केक लेते हैं तो हम पाउंड्स में कहते हैं, एक्चुअल में तो मास कह रहे हैं ना, पर आप पाउंड फोर्स को भी कह सकते हैं, सही है ना। ज्यादातर आपने देखा होगा कि फोर्सेस को भी, जैसे किसी एनिमल के बाइट को कोई कितना बाइट लगाता है यानी फोर्स कितना लगाता है तो वो पाउंड्स में मेजर होता है ना। तो आप ये चीज नोट कर रहे हैं कि मास और फोर्स को तकरीबन अल्टरनेट तरीके से सोचा जाता था, लेकिन मास और फोर्स दो बहुत अलग क्वांटिटीज हैं, ये ध्यान में रखेंगे आप। ओके, चलिए ये हो गए तीन सिस्टम्स। अब हम चौथा सिस्टम स्टडी करने वाले हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। इससे पहले इसको आप लिख लें या स्क्रीनशॉट ले लें, मैं बिठा देता हूं। तो तीन सिस्टम्स हमने समझ लिए। 1960 में फाइनली तमाम दुनिया के जो मुल्क हैं, अलग अलग मुल्कों से लोग आए, इकट्ठा हुए, कहां पर, फ्रांस में। और फ्रांस में पेरिस के करीब एक टाउन था जिसको हम सेवरेस कहते हैं, ठीक है, सेवरेस, मैंने तो सेवरेस सुना है, और अगर इसकी और प्रोनाउंसिएशन करेक्ट हो तो आप देख लीजिएगा, एक्चुअली फ्रांस का नेम है, इंग्लिश का नहीं है। ओके, तो सेवरेस टाउन के अंदर एक मीटिंग हुई थी, जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी दुनिया भर के साइंटिस्ट की, ठीक है ना। और उस मीटिंग में फाइनली एक नया सिस्टम तमाम लोगों ने मिलकर डिवाइस किया और उस सिस्टम का नाम रखा एसआई सिस्टम, ठीक है ना। कहां हुई मीटिंग? फ्रांस के शहर पेरिस के करीब एक टाउन जिसका नाम है सेवरेस। अच्छा जी, तो इस सिस्टम का नाम रखा गया सिस्टम इंटरनेशनल, यानी एसआई सिस्टम। और ये जो एसआई सिस्टम है ये पूरी दुनिया में एक्सेप्टेड सिस्टम माना जाता है, क्योंकि इस सिस्टम को बनाने के लिए दुनिया भर के लोग आए थे, सब ने फाइनली डिस्कस करके, आर्ग्यूमेंट्स करके, रीजनिंग करके फाइनली एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया ताकि जिस पर दुनिया के तमाम लोग सेटिस्फाई हो सकें, इत्तेफाक कर सकें, ट्रस्ट जाहिर कर सकें, ठीक है। तो इसका नाम रखा गया एसआई सिस्टम। और इस एसआई सिस्टम में बेस क्वांटिटीज को तीन नहीं माना गया, क्योंकि तीन बेस क्वांटिटीज के अंदर बहुत प्रॉब्लम्स थे। तभी तो ये था कि एक रीजन तो ये था कि कम्युनिकेशंस में प्रॉब्लम थी दुनिया के मुख्तलिफ लोगों को। अगर मैं हमारे मुल्क में लेंथ को जिस अंदाज में पैमाइश करता हूं, मेजर करता हूं, मैं अगर किसी दूसरे मुल्क में उसी मेजरमेंट को एक्सप्रेस करूं तो वो मेरी लैंग्वेज समझ नहीं पा रहे हैं कि ये लेंथ कितनी होती है। अगर वो अपने हिसाब से उस चीज को देखें तो वो वाली मेजरमेंट मैं समझ नहीं सकता। तो दुनिया के अलग अलग मुल्कों के लोगों को एक दूसरे के सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट को समझने में परेशानी होती थी। तो इस बात को खत्म करने के लिए भी यह सिस्टम बनाया गया था। एक और भी रीजन है कि इससे पहले के जो भी सिस्टम्स थे उसमें तीन तीन बेस क्वांटिटीज आपने देखी और बाकियों को कहा गया कि ये डेराइव्ड क्वांटिटीज हैं। पर टेम्परेचर एक ऐसी क्वांटिटी थी जिसको हम बेस क्वांटिटीज, वो जो तीन पहले मानी जाती थी, लेंथ, मास, टाइम, उसके जरिए पैमाइश नहीं कर सकते आप। उसके अलावा अगर टेम्परेचर की बात, करंट की बात करें, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात करें, यानी कुछ ऐसी क्वांटिटीज दूसरी भी थी। यानी सात, अगर आपस में बात हम टोटल ओवरऑल फाइनल डिसाइड करें तो सात ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनको और किसी दूसरी क्वांटिटीज के जरिए एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, जिसमें से तीन तो लेंथ, मास, टाइम ही थे, लेकिन चार और मजीद क्वांटिटीज ऐड की गई और फाइनली इस सिस्टम में हमने सात बेस क्वांटिटीज रखी। इस सिस्टम में हमने 7 बेस क्वांटिटीज मानी, ठीक है। और उन 7 बेस क्वांटिटीज को हमने कहा वो हैं
लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर। टेम्परेचर को अक्सर हम थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर भी कहते हैं, पर क्योंकि अभी बड़ी बेसिक बातें करना चाह रहा हूं मैं, तो इसलिए इनकी इस एग्जैक्ट लैंग्वेज वगैरह में जानने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके अलावा टेम्परेचर के बाद अगर बात करें तो हमारे पास है इलेक्ट्रिक करंट, उसके बाद है हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सिक्स्थ क्वांटिटी, और उसके बाद सेवेंथ क्वांटिटी है हमारे पास ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, ये 7 बेस क्वांटिटीज मानी गई और इनके लिए सिंबल्स हम यूज करते हैं एल, एम, टी, इसके लिए बड़ा टी, इसके लिए आई, इसके लिए एन, एंड इसके लिए हमने सिंबल डिसाइड किया सी डी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी सी डी यानी कैंडिला, इसकी यूनिट का नाम भी यही है, ठीक है। तो अब देखिए 7 बेस क्वांटिटीज के साथ ही यूनिट डिसाइड किए गए जिन्हें हम बेस यूनिट्स कह सकते हैं, ठीक है। जैसे पहला है हमारे पास, इसको हम मीटर में पैमाइश करते हैं जिसके लिए हम सिंबल यूज करेंगे एम, ठीक है। दूसरा है केजी यानी किलोग्राम, तीसरा है टाइम जिसका यूनिट सेकंड हमने माना, और आप देखें ये वाहिद ऐसा था जो कि सबके अंदर कॉमन था, है ना, सेकंड एस। टेम्परेचर के लिए डिग्री सेंटीग्रेड भी यूज होता है, डिग्रीज फारेनहाइट भी यूज होता है, लेकिन ये वाले यूनिट्स इतने ज्यादा वैलिड या एक्यूरेट नहीं है। तो फाइनली हमने टेम्परेचर के लिए एक यूनिट डिसाइड किया जिसका नाम रखा केल्विन, और इसके लिए हम सिंबल यूज करेंगे के। इलेक्ट्रिक करंट के लिए ए एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल, ये इसका यूनिट जिसे हम शॉर्ट में MOL लिखते हैं, और उसके अलावा इसका यूनिट हमने सोचा कैंडिला। कैंडिला यूनिट है ना, कैंडल से बना है। देखिए लाइट इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब ही क्या है, चमक, सही है ना। जैसे यहां पर अगर एक सेवर जल रहा होता, एक लाइट होती तो चमक थोड़ी कम होती, ब्राइटनेस कम होती, इसी को ही मैं कह रहा हूं ल्यूमिनस इंटेंसिटी कम होती। अगर 2 हैं 3 हैं, जैसे इस वक्त 3 है यहाँ पर सेवर जल रहे हैं, तो आप देखेंगे 3 की ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी चमक ज्यादा फील हो रही है थोड़ी, ठीक है ना। शुरुआती दिनों में 2 लेक्चर्स में यही प्रॉब्लम थी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कम थी तो आपको समझ में कम आ रहा था, आपको दिखता अच्छा नहीं था। सो अब 3 है तो ये चीज थोड़ी सी चेंज हो गई, तो आपको ये समझ में आ रहा है। कैंडिला, इसका टर्म बना है कैंडल से, जाहिर सी बात है एक कैंडल जलाएंगे तो चमक थोड़ी कम होगी, ब्राइटनेस, 2 जलाएंगे 3 जलाएंगे तो ब्राइटनेस बढ़ेगी। तो बाय द वे वहां से ये लॉजिक बना कैंडल से कैंडिला। तो ये 7 बेस क्वांटिटीज मानी गई, ओके। और इन 7 बेस क्वांटिटीज के अलावा बाकियों को क्या माना गया, डेराइव्ड क्वांटिटीज, जो कि बहुत सारी हैं, और इन्हीं की मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन से बनेगी, जैसे कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा है ना। बेस क्वांटिटीज की मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन से क्या बनेगी, डेराइव्ड क्वांटिटीज, तो इन्हीं से बनेगी। लाइक अगर मैं आपसे बात करूं वेलोसिटी की, तो ये बनेगा डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो ये लेंथ अपॉन टी, तो लेंथ और टी बेस क्वांटिटीज से ये बन रहा है। तो ये डेराइव्ड क्वांटिटीज, जैसे हम पूरी फिजिक्स में पढ़ने वाले वो डेराइव्ड क्वांटिटीज ही होंगी तकरीबन सारी, है ना। अच्छा जी, एक चीज इसमें प्रॉब्लम थी, आइए वो डिस्कस करते हैं। मिटा दूं, ओके। सात बेस क्वांटिटीज, ठीक है, बाकी सब क्या है, डेराइव्ड क्वांटिटीज, ओके। 2 ऐसी क्वांटिटीज इसमें मानी गई जिसको हम बेस क्वांटिटी भी नहीं कह सकते थे और डेराइव्ड क्वांटिटीज भी नहीं कह सकते थे।
क्योंकि बेस वो इसलिए नहीं थी क्योंकि बेस से तो बनाई जा रही थी वो क्वांटिटीज, यानी उन क्वांटिटीज को बनाने के लिए हम दो बेस क्वांटिटीज देकर उसे बना भी पा रहे उन्हें, इसलिए उन्हें बेस भी नहीं कहा जा सकता। और प्रॉब्लम ये थी कि जब उसका फाइनली यूनिट डिसाइड करते हैं तो आपको पता है डेराइव्ड क्वांटिटीज के यूनिट्स किससे बनते हैं, बेस क्वांटिटी के यूनिट से बनते हैं, पर वो डायमेंशनली कोई यूनिट ही नहीं रख रही है, डायमेंशनलेस थी क्वांटिटीज। तो उन दो क्वांटिटीज को हमने नाम दिया सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। और वो दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं, नंबर 1 प्लेन एंगल, जिसे हम थीटा के सिंबल से शो करते हैं, और दूसरी होती है सॉलिड एंगल, जिसको अलग सिंबल से थोड़ा शो कर देते हैं, सॉलिड एंगल। ठीक है, अच्छा प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा वेट करके। पहले जो मैंने 7 बेस क्वांटिटीज आपको भी लिखवाई हैं उनके बारे में थोड़ा स्टडी करते हैं, फिर इन पर भी आते हैं। ओके, कि इस तरह से इनको सप्लीमेंट्री कहा ही क्यों गया। इंग्लिश में वैसे सप्लीमेंट की मीनिंग होती है कमी पूरी करना। हुआ ये था कि बेस क्वांटिटीज भी थी, सारी डेराइव्ड क्वांटिटीज भी थी, लेकिन ये दो ऐसी क्वांटिटीज थी कि जिनको हम बेस भी नहीं कह सक रहे थे और डेराइव्ड भी नहीं कहते थे, यानी इनको जब तक डिसाइड ना किया जाए तो हमारा मेजरमेंट का पूरा सिस्टम कंप्लीट नहीं हो रहा था। तो हमने कहा कि चलो इनको एक काम करते हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कह देते हैं, यानी ये हमारा जो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट है उसको पूरा कर रही है। इसको जब तक डिसाइड नहीं कर पाए हम कि इनको बेस कहा जाए या डेराइव्ड कहा जाए, तब तक इनके लिए ये नाम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इनको हमने सप्लीमेंट्री यानी सिस्टम को पूरा करने वाली क्वांटिटीज माना था। ये एक सेंस मतलब बता रहा हूं। ओके, इनको कॉन्सेप्चुअली पढ़ते भी अभी थोड़ी देर में। चलिए फर्स्ट हम बात करना चाहेंगे किसके बारे में, जो बेस क्वांटिटीज में से देखें अभी, क्योंकि हमारा बेस चल रहा है, शुरुआती टॉपिक्स चल रहे हैं, सातों के सातों बेस क्वांटिटीज मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि सबका पहले स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेगा हमें। जैसे लेंथ का हमने मीटर माना, तो 1 मीटर आखिर हम कहें किसको, कितनी लेंथ को 1 मीटर कहें जिसके ऊपर सारी दुनिया के लोग बिल्कुल श्योर हो, किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो। याद है ना, मैंने आपको बेस यूनिट्स की कुछ खूबियां बताई थी कि वो रिप्रोड्यूसिबल होनी चाहिए, दुनिया के हर मुल्क में जाकर उसे प्रोड्यूस किया जा सके उतनी ही लेंथ को। उसके अलावा वो क्या होनी चाहिए, इजीली एक्सेसिबल होनी चाहिए सबके लिए, यानी ऐसा ना हो कि किसी मुल्क में वो डेवलप ना की जाए तो प्रॉब्लम होगी हमारे लिए, है ना। और बहुत सारी इसकी खूबियां होती हैं। तो बाय द वे मैं आज डिस्कस करता हूं पहले बेसिक 4 बेस क्वांटिटीज को, ओके, जिनका डेफिनेशन ऑफ 1 मीटर लेंथ। 1 मीटर लेंथ को कैसे डिसाइड करेंगे कि कितनी लेंथ 1 मीटर कहलाएगी, इस स्टैंडर्ड को सेट करने के लिए कहानी तो बहुत बड़ी है, पूरी हिस्ट्री चली थी, लेकिन अलग से मैं कुछ शॉर्ट वीडियोस बनाऊंगा अभी, जिसमें मैं हर एक यूनिट के बारे में थोड़ा अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा कि आखिर वो यूनिट किस तरह से डेवलप हुआ। आज हम उसकी मोस्ट लेटेस्ट डेफिनेशन जो दुनिया में है वो हम डिस्कस करने वाले हैं, ताकि आपको फिलहाल कॉन्सेप्ट आपका जो आज की दुनिया का जो कॉन्सेप्ट है वो पता होना चाहिए, है ना। तो देखिए हमने मीटर, 1 मीटर कैसे डिसाइड किया। हमने कहा कि ठीक है, यहां से हम सपोज कीजिए कि ये लाइट सोर्स है जिसमें से लाइट आ रही है, ओके, और यहां पर पूरा वैक्यूम है। तो लाइट को हम चलाते हैं और वैक्यूम में, जहां पर हवा भी ना हो कुछ भी ना हो, वैक्यूम के अंदर लाइट को 1 सेकंड तक हम चलाते हैं, फॉर 1 सेकंड। और लाइट 1 सेकंड में जितना फासला तय करती है, फॉर एग्जाम्पल वो फासला इतना है, और इतना फासला लाइट ने 1 सेकंड में तय किया है। हम क्या करते हैं, इस 1 सेकंड में लाइट ने जो फासला तय किया है इसको हम हिस्से करते हैं इसके, और इसके हम कितने हिस्से करेंगे, तो जरा देखो इसके हम कितने हिस्से करने वाले हैं। आई थिंक यही है वैल्यू, हाँ शायद यही होगी। तो आप एक चीज नोट करें, इसमें 29,97,92,458। वैसे इसको रफली ना, आपने अक्सर लाइट की स्पीड देखी होगी, इसको हम रफली ये मान लेते हैं 1 2 3 1 2 3 4 5 6
7 8 इतनी मान लेते हैं। लेकिन इसको एग्जैक्ट अगर हम कहें, राउंडिंग ऑफ कहेंगे तो ये हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट ये है। तो अब जरा देखिए, लाइट ने एक सेकंड में यहां से यहां तक जितना फासला तय किया है, हमने उस डिस्टेंस के इतने सारे हिस्से कर दिए। 29,97,92,458। अच्छा रट्टा लगा हुआ मेरा, काफी पहले से लगा हुआ है। ओके, कभी कभी ये जो लास्ट का है ना भूल जाता हूं, पर आपको भी मैं कह रहा हूं याद रखने की जरूरत नहीं है। ओके, ये तो क्योंकि मैं लेक्चर बना रहा हूं तो मैंने अभी भी इसको थोड़ा सा रिवाइज भी किया था, अदरवाइज इसको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। रफली आपको आस्ते आस्ते आइडिया बन जाता है। बस एक सेकंड में लाइट ने जितना फासला तय किया, आपने उसके इतने सारे हिस्से किए, तकरीबन 30 करोड़ पार्ट्स किए, और उसमें से ये जो एक पार्ट है, जाहिर है सारे बराबर बराबर हिस्से हैं, तो उसमें से जितना ये जो एक हिस्सा है ना, इस एक हिस्से को हम मानते हैं ये 1 मीटर है। क्या है ये? 1 मीटर है। यानी लाइट ने एक सेकंड में जो फासला तय किया है, उसका इतने हिस्सों में से एक हिस्से जितना फासला जो है उसको हम कहेंगे 1 मीटर। तो आइए इसको थोड़ा सा लिख भी लेते हैं, क्या कहा है मैंने। द डिस्टेंस covered by light in वैक्यूम। देखिए मीडियम कुछ भी नहीं होना चाहिए ना, वैक्यूम होना चाहिए। कुछ मीडियम में लाइट की स्पीड थोड़ी कम हो जाती है। द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 out of 29, 97, 92, 458 of a second. The distance covered by light in vacuum in 1 out of this many parts of a second. एक सेकंड के अंदर लाइट ने जितने फासले थे, ये यूं भी कह सकते हैं कि एक सेकंड के इतने हिस्से कर दो, और उसमें से एक हिस्से के टाइम में लाइट ने जितना फासला तय किया है वो कहलाएगा 1 मीटर। आई होप कि ये डेफिनेशन, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। पर आप एक चीज सोच रहे होंगे कि इतना अजीबो गरीब तरीके से इसको क्यों डिफाइन किया गया, थोड़े सिंपल तरीके से ले लिया जाता। वैसे मैं आपको रफ आइडिया बता दूं, देखें फिजिक्स में हर एक यूनिट का प्रैक्टिकल आइडिया भी होना चाहिए, फील भी आना चाहिए कि ये यूनिट, ये लेंथ होगी कितनी, या कोई भी दूसरा भी यूनिट है तो वो होगा कितना। रफली मैं आपको बताऊं तो तकरीबन 1 मीटर इतना होता है, तकरीबन अंदाजे से, मतलब तकरीबन इतना होता है। और आपने मीटर रॉड देखी होगी ना शॉप पर, अलग अलग शॉप्स पर 1 मीटर की रॉड आपने देखी होगी। बाय द वे, ये आपको समझ में आ गया। अगला एक और यूनिट डिस्कस करते हैं, मिटा दो ये। इसको मैं ना थोड़ा अलग से भी डिटेल में समझाऊंगा, अलग से मैं एक लेक्चर बनाऊंगा जिसमें इन यूनिट्स की थोड़ी हिस्ट्री पर हम जाएंगे, फिर आपको समझ में आएगा कि ये एग्जैक्टली ऐसे क्यों डिफाइन किया हुआ है ना। तो मैं अलग से शॉर्ट जैसे 10 या 15 मिनट का एक एक वीडियो बनाऊंगा अब, जिसमें मैं क्या करूंगा, हर एक एक यूनिट की थोड़ी पीछे हिस्ट्री हम डिस्कस करेंगे। देखें, आप सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के लिए या कोई टेस्ट पास करने के लिए ना पढ़िए, लाइफ में चीजों को पढ़ें तो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें। आपको लाइफ में उसकी जरूरत पड़ेगी, इस बात को ध्यान में रखते हुए पढ़ें, है ना। साइंस की फील्ड है, इसमें आपको चीजों को कॉन्सेप्चुअली समझना चाहिए, ताकि आपका भी माइंड काम करे कि किस तरह से रीजनिंग की जाती है चीजों की, किस तरह से चीजें डेवलप हुई हैं। और अगर आप हिस्टोरिकली समझेंगे तो आपका भी माइंड, यानी आप खुद भी वर्क कर पाएंगे एज अ साइंटिस्ट, आप सोचने लगेंगे चीजों को। और इन फ्यूचर अगर आप भी पीएचडी में जा रहे हैं तो आप भी क्या कर सकते हैं, इन चीजों को और मजीद इंप्रूव कर सकते हैं। मैंने पीछे भी कहा था कि साइंस में कोई भी फुल स्टॉप नहीं होता है, ये एक एवर ग्रोइंग फील्ड है जिसमें हर शख्स अपनी अपनी कंट्रीब्यूशंस देता रहता है, और कोई भी ये नहीं कह सकता कि उसने जो काम किया है इसके बाद इसमें और मजीद इंप्रूवमेंट नहीं हो सकती, है ना। ओके जी, सो कंटिन्यू करते हैं इससे आगे। डेफिनेशन ऑफ 1 kg मास। तो 1 kg मास को कैसे डिफाइन करें, तो 1960 में, बल्कि बाद में थोड़ा इंप्रूवमेंट्स होती भी गई, लेकिन एक चीज डिसाइड की सारे ने मिलकर कि प्लाटिनम एक मेटल होता है और एक मेटल होता है इरिडियम,
प्लाटिनम और इरिडियम इन दो मेटल्स को मिक्स करते हैं, और मेटल्स को मिक्स करते हैं तो उसका मिक्सचर कहलाता है एलॉय। तो इन दो मेटल्स को मिक्स करके हमने एक एलॉय तैयार किया, और इस एलॉय में 90% प्लाटिनम और 10% इरिडियम रखा हमने, ठीक है। और इस मिक्सचर को हमने एलॉय कहा, प्लाटिनम और इरिडियम का एलॉय। और इस एलॉय से हमने एक सिलेंडर बनाया। सिलेंडर समझते हैं ना सारे, सिलेंडर सबने देखा है। सिलेंडर कुछ इस तरह का सिलेंडर बनाया। आम जबान में कहीं कोई बट्टा बनाया हमने, ठीक है। और इस सिलेंडर के अंदर हमने डायमेंशंस क्या रखी, जरा देखिए। ये जो इसका डायामीटर था यहां से यहां तक, यानी इसकी जो चौड़ाई थी, डायामीटर था, ये 3.9 सेंटीमीटर का रखा। और इसकी जो हाइट भी रखी, ये भी 3.9 सेंटीमीटर की रखी। तो यानी डायामीटर और हाइट दोनों 3.9 सेंटीमीटर की रखी। और जाहिर सी बात है अंदर से खाली नहीं है, ठोस सॉलिड है, सॉलिड सिलेंडर, अंदर से भरा हुआ मेटल है पूरा। ओके, तो देखिए इसकी डायमेंशंस कैसे रखी हमने। 3.9 सेंटीमीटर की डायमीटर और 3.9 सेंटीमीटर की हाइट। ये है इसका डायामीटर और ये है इसकी हाइट। और इस तरह से इन दो डायमेंशंस के बेस पर ये जितना मास हमारे सामने आया, अब इसमें जो भी मास है हमने कह दिया भाई ये कितना मास है, 1 kg मास है, दैट्स इट। तो इस मास को हमने 1 kg मास माना। और इसके प्रोटोटाइप्स, ये पहला प्रोटोटाइप, और बाद में इसकी कॉपीज बनाकर हमने दुनिया भर में भेज दी, ठीक है ना। तो अब तमाम मुल्कों में 1 किलोग्राम का बट्टा आप सबने देखा ही है, सही ना। हर शख्स मार्केट में जाता है सब्जी वगैरह लेने या मुख्तलिफ चीजें लेने, तो वहां पर आप 1 kg का बट्टा देखते हैं, तो ओरिजिनली यहां से कॉपी हुआ है, ठीक है। तो हम डिसाइड कर सकते हैं, इसको थोड़ा डिफाइन भी करते हैं। इट इज अ सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड का मतलब अंदर से ये मास भरा है इसमें। सॉलिड सिलेंडर ऑफ प्लाटिनम इरिडियम एलॉय having diameter and height 3.9 centimeter each, preserved यानी इसको रखा गया है, preserved at इंटरनेशनल ब्यूरो यहाँ से लिख देते हैं, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स एट 273.16 केल्विन टेम्परेचर एंड 1 बार प्रेशर। तो ये देखें कंडीशंस बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें। इस टेम्परेचर और इस प्रेशर की कंडीशन है। मिसाल ये रूम है, कहाँ का है ये, मिसाल है ये फ्रांस में, जैसे मैंने भी बताया था थोड़ी देर पहले, ठीक है ना। जिस पूरी ऑफिस या जो सिस्टम वहां की ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। और इसमें हमने क्या किया हुआ है कि ये प्लैटिनम इरिडियम का एक बार बनाकर, बल्कि बार भी नहीं, एक सिलेंडर बनाकर हमने रखा हुआ है। और इस सिलेंडर के अंदर ये डायमेंशंस हैं और उसको हमने वहां पर संभाल कर रखा और इन कंडीशंस में रखा है, ठीक है ना। कंडीशंस बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, क्योंकि प्रेशर, टेम्परेचर, ऐसी सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। और इसको हमने बड़े एहतियात से रखा हुआ, उसके ऊपर बहुत सारी गिलास यानी शीशे के कंटेनर्स में डालकर रखा ताकि उसमें कोई चीज आकर चिपक ना जाए। आप खुद सोचे, थोड़ी मिट्टी भी आकर अगर उस पर चिपके तो उसका मास सेम रहेगा, चेंज हो जाएगा ना। इसलिए बड़ा एहतियात करना पड़ता है सारी चीजों का। बाय द वे ये समझ में आ गया। एक और डिस्कस करते हैं।
ओके, definition of 1 second टाइम। अब टाइम को भी बड़े अजीब से तरीके से डिफाइन किया गया है, ठीक है ना, पर आप टेंशन ना लीजिए, हम थोड़ा सिंपल तरीके से ही पढ़ेंगे। और जब एक बार आइडिया बन जाएगा तो फिर बीच में मैं शॉर्ट वीडियो एक डालूंगा जिसमें टाइम की हिस्ट्री, जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है, किस तरह से बहुत पुराने जमाने से टाइम को हम कैसे मेजर करते थे, ये बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है, ठीक है ना, उसको हम अलग से देखेंगे। फिलहाल आज का पर्पस ये है कि जो मॉडर्न डेफिनेशन है 1 सेकंड टाइम की, वो हम डिस्कस करना चाहते हैं। लिसन, सीजियम एक एटम होता है, आपको पता है, और सीजियम के अलग अलग आइसोटोप्स होते हैं, लेकिन सीजियम का वो वाला आइसोटोप जिसका एटॉमिक मास 133 होना चाहिए, सही है ना। केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे ये सारी चीजें अलग से, ओके। अच्छा जी, और इस एटम के पास 55 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर हम इसको अरेंज करें तो इसमें कुछ ऐसा होगा, ये इसका न्यूक्लियस, इसको हम ऐसे शो कर देते हैं। न्यूक्लियस के बाद ये 1 2 3 4 5 और ये छठा शेल। टोटल कितने शेल है? 6 शेल है। 6 में से 1 2 3 4 5, इन 5 शेल्स के अंदर, इसके अंदर आ गए तकरीबन 54 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सुनी है आपने। तो बाकी कौन सा इलेक्ट्रॉन बचा? 55, जो कि इधर आ गया एक इलेक्ट्रॉन, ओके। और केमिस्ट्री में चैप्टर 3 यानी जब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको एक चीज समझाऊंगा। हर एक शेल में होते हैं सब शेल्स, छोटे छोटे लेवल्स, शेल को हम एनर्जी लेवल कहते हैं, और हर एक एनर्जी लेवल में करीब करीब होते हैं छोटे छोटे लेवल, जिसे हम सब एनर्जी लेवल्स या सब शेल्स कह सकते हैं। एंड हर एक सब शेल के पास भी बहुत बहुत करीब करीब लेवल्स होते हैं, जिसके बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट ऐसे मूव, वाइब्रेट करता है, इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करता रहता है उनके बीच में, और उन लेवल्स को हम हाइपर फाइन लेवल्स कह सकते हैं। ये एटॉमिक फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। फिलहाल इतना ज्यादा डिटेल में जाने की भी जरूरत नहीं है, हम सिर्फ छोटी सी बात कर रहे हैं कि यहाँ पर मान लीजिए कि इस शेल के अंदर जैसे ये लेवल है, इस शेल को हम एक लेवल मान लेते हैं, और इस लेवल में करीब करीब कुछ फाइन लेवल्स हैं, सब लेवल्स हैं, जिसको हम हाइपर फाइन लेवल्स कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? हाइपर फाइन लेवल्स, जो कि बहुत करीब करीब होंगे, ठीक है ना। यानी इनकी एनर्जीज में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होगा। देखिए ये बहुत दूर दूर है, इनकी एनर्जीज में बहुत डिफरेंस है, पर इसको देखो ये इतनी सारी करीब करीब लेवल्स हैं, जिसको ऐसे दूर से देख रहे हैं तो देखो सिर्फ एक ही लेवल दिख रहा है, पर एक्चुअल में ये एक लेवल नहीं, ये करीब करीब लेवल्स हैं। अब जरा देखिए यहां पर ये जो लास्ट वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन है, अगर इस इलेक्ट्रॉन को थोड़ी एनर्जी दी जाए और ये कोई पर्टिकुलर दो डेफिनेट हाइपर जो लेवल हाइपर फाइन लेवल्स हैं उनके बीच में जब ऐसे वाइब्रेट करेगा, तो एक्चुअली फिजिक्स कहती है जब चार्ज पार्टिकल वाइब्रेट ऐसे करता है ना, तो उसमें से रेडिएशंस निकलती है, और रेडिएशंस की क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है, वाइब्रेशंस होती है। तो अब जरा देखें 1 सेकंड को किस अंदाज में डिफाइन करना चाह रहे हैं। तो हमने क्या किया, हमने देखा कि ये इलेक्ट्रॉन ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, दो हाइपरफाइन लेवल्स के बीच में ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, और इसकी वाइब्रेशन के दौरान रेडिएशंस रिलीज होती है। जैसे ये देखिए ये यहां पर ऐसे वाइब्रेट कर रहा है और यहां से एनर्जी रिलीज हो रही है। समझ में आ रही बात? है तो इतना ड्यूरेशन जिसमें ये इलेक्ट्रॉन दो हाइपरफाइन लेवल्स के बीच में इतनी बार वाइब्रेट करे, 92 631 770। तो अब जरा देखिए कहा जा रहा है कि यहां पर जब इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस शेल में, इलेक्ट्रॉन जब ऐसे ग्राउंड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट का मतलब ये है कि जहां इलेक्ट्रॉन मौजूद है या जहां उसे नेचर ने रखा है उसी जगह पर अगर है, तो वहां पर अगर उसको थोड़ी भी एनर्जी हम दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसकी वजह से वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है ना। ये बात याद रखें, अपने आप में वो कभी भी खुद एक्साइटेड नहीं होगा। हमने क्या किया, थोड़ी सी बाहर से इसे एनर्जी दी तो ये वाइब्रेट हुआ, और वाइब्रेशन के दौरान फिर से वो एनर्जी रिलीज करेगा अपनी।
तो वो जो एनर्जी है या वो जो वाइब्रेशंस कर रहा है इलेक्ट्रॉन, 1 सेकंड हम उस ड्यूरेशन को कह रहे हैं जिसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन इतनी बार वाइब्रेट कर जाएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ है, मिसाल है किसी जगह पर मान लो, जब यहाँ से यहाँ पर आएगा और वापस यहाँ जाएगा, समझो 1 वाइब्रेशन, 2, 3, 4, ऐसे करते करते इलेक्ट्रॉन अगर इतनी सारी वाइब्रेशंस करे और इतनी सारी वाइब्रेशंस में उसे जितना टाइम लगेगा, हमने कहा कि इस टाइम को हम 1 सेकंड मानेंगे। तो आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से वाइब्रेट कर रहा है, क्योंकि हमारे हिसाब से तो 1 सेकंड बहुत छोटा वक्त होता है ना, लेकिन आप देखें कि इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में इतना वाइब्रेट कर चुका होता है, इतनी बार ऑसिलेट कर चुका होता है और इतनी फ्रीक्वेंसी बना चुका होता है। ठीक है ना, देखिए काउंट करें, यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, बिलियन, यानी 9 बिलियन, 19 करोड़, 26 लाख, 31,770 वाइब्रेशंस। इसका मतलब इतने वाइब्रेशंस जब इलेक्ट्रॉन करेगा, 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख 31,770 वाइब्रेशंस करेगा, तो उसमें इलेक्ट्रॉन को जितना वक्त लगेगा उस वक्त को हम कह रहे हैं कि वो क्या है, 1 सेकंड है। देखें कितना, यानी कितनी सारी वाइब्रेशंस कर रहा है और कितनी अजीब सी लग रही है ना डेफिनेशन, पर फिर से सीखेंगे बड़े इंटरेस्टिंग अंदाज में कि ये नंबर ही क्यों, दूसरा क्यों नहीं। ओके, बाय द वे, अब अगर इसको थोड़ा सा डिफाइन कर ले तो बहुत अच्छा होगा, है ना। देखिए, द टाइम टेकन बाय सीजियम 133 एटम टू ऑसिलेट या वाइब्रेट, एक ही बात है, टू वाइब्रेट 919 times between its two हाइपर, ये इधर लिख देते हैं, बिटवीन 2 हाइपर फाइन लेवल्स। ठीक है, तो मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में ये डेफिनेशन लिखी है ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छा जी, तो द टाइम टेकन बाय सीजियम एटम टू वाइब्रेट दिस नंबर ऑफ टाइम्स बिटवीन इट्स 2 हाइपरफाइन लेवल्स, तो इसके लिए इसको जितना टाइम लगा दैट टाइम इज कॉल्ड 1 सेकंड। क्लियर होगी बात ये। अच्छा जी, इसके बाद एक और चीज हम डिफाइन कर लेते हैं, चौथा यूनिट एक और, बाकी 3 आज की क्लास में हम डिफाइन नहीं करेंगे, आगे उसके अलग अलग टॉपिक आएंगे फिर करेंगे, तो ये मिटा दूं अभी मैं। ओके, देखें चीजें जिस तरह की डिफिकल्टी लेवल रखती है, मैं उसको और मजे सिंपल नहीं कर सकता। एक कोटेशन है एल्बर्ट आइंस्टाइन का, एवरीथिंग शुड बी मेड एज सिंपल एज पॉसिबल बट नॉट सिंपलर, यानी चीजों को सिंपल जितना किया जाना चाहिए उतना ही करना चाहिए, हद से ज्यादा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे तो उस कॉन्सेप्ट की जो जान है, उसका जो वजन है वो खत्म हो जाता है। तो इतना भी सिंपल करने से उसका जो एक्चुअल आइडिया वो डिमिनिश हो जाएगा, बेटर नहीं है वो। ठीक है ना। सो फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं जितना चीजों को सिंप्लीफाई करके बताया जा सके। ओके जी, आखिरी एक और है 1 मोल। तो हम 1 मोल को, 1 मोल को कैसे समझेंगे, डिफाइन करेंगे। तो बेसिकली तो ये टॉपिक केमिस्ट्री का है और केमिस्ट्री में हम बहुत डिटेल में इस टॉपिक को पढ़ेंगे, पर क्योंकि एसआई सिस्टम की भी एक बेस क्वांटिटी है ये, तो इसको थोड़ा सिंपल अंदाज में डिफाइन कर लेते हैं एक बार। ठीक है, फिजिक्स कहती है कि कार्बन और कार्बन जिसका एटॉमिक मास है कार्बन 12, यानी जिसका एटॉमिक मास 12 है। हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं अलग अलग आइसोटोप्स होते हैं कार्बन के, एक का मास 12 होता है, एक का 13, एक का 14। तो इसका स्टेबल आइसोटोप जो होता है वो कार्बन 12 होता है जिसका एटॉमिक मास 12 है। इस
कार्बन के, इसका मास आप ले लीजिए कितना, 0.012 kg। जब आप इस कार्बन का इतना मास लेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपने इसका इतना मास ये ले लिया, और जाहिर है कार्बन का ये मास है तो इसमें कार्बन के बहुत सारे क्या होंगे, एटम्स होंगे अंदर। ओके, ये सब क्या है, कार्बन के एटम्स हैं। और इस कार्बन की जो टोटल मास है, जो अमाउंट है, अगर हम इसे मेजर करेंगे तो याद रखिए ये इतना किलोग्राम मास है, और ये इसके सब क्या है, एटम्स है। तो अगर मैं इन एटम्स को काउंट करना शुरू करूं तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे चलते 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 जब मैं इस तमाम कार्बन के एटम्स को काउंट कर लूंगा तो मुझे पता लगेगा कि इसके अंदर कार्बन के जो एटम्स हैं उनकी काउंटिंग, उसकी तादाद इतनी 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स। ठीक है, तो हमने कहा कि भाई कार्बन वो वाला जो 12 वाला है, इसका 0.012 kg मास, इतना मास लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये इसका 1 मोल भी होता है, आगे हम केमिस्ट्री में थोड़ा ज्यादा डिटेल में देखेंगे। तो इसका ये जो मास है, इसमें इतने सारे पार्टिकल्स होते हैं, और इस पार्टिकल्स की फिक्स्ड तादाद को हमने कहा कि भाई ये तादाद कहलाएगी आज के बाद 1 मोल। तो हमने कहा कि कोई भी मटेरियल इतना लीजिए, कोई भी मटेरियल मतलब वाटर हो, सोडियम हो, कार्बन हो, ऑक्सीजन हो, कोई भी चीज हो, उसकी इतनी क्वांटिटी ले लीजिए कि उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं वो इतनी तादाद में हो जितने के कार्बन के इतने मास में दिख रहे हैं, ये वाली तादाद। तो उस पर्टिकुलर चीज की उतनी क्वांटिटी जिसके अंदर इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिखेंगे तो हम कहेंगे कि वो भी उस चीज का क्या हुआ, 1 मोल हुआ। समझ में आ रही बात? 1 मोल का मतलब है किसी भी मटेरियल का इतना अमाउंट जिसमें इतने सारे पार्टिकल्स हों जितने के कार्बन 12 के इतने मास के अंदर पाए जाते हैं। ओके, तो अब इसको डिफाइन देखें, हम कर सकते हैं इस तरह से। The amount of substance which contains as many particles as there are carbon atoms in 0.012 kilogram carbon is called 1 मोल। ओके, आपको समझ में आ गया है? ठीक है ना, किसी भी चीज का इतना अमाउंट जिसके अंदर उसके जो पार्टिकल्स की तादाद है वो उतनी सारी होनी चाहिए जितनी के कार्बन के 0.012 kg मास के अंदर कार्बन के एटम्स आपको दिखेंगे। और कौन सा वाला कार्बन लिया हमने यहाँ पर, हमने कार्बन लिया कार्बन 12। ठीक है ना, तो ये 4 डेफिनेशंस, 4 बेस यूनिट्स हमने स्टडी किए। मजीद 3 को फिलहाल हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो अलग अलग चैप्टर्स में आ ही जाएंगे आगे। ओके, इसके बाद मैं चाहता हूं कि जो 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं हम उन पर भी बात कर लेते हैं। ठीक है, सो मिटाता हूं मैं इसे। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, देखें सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज 2 होती हैं, एक प्लेन एंगल और एक सॉलिड एंगल। तो पहले प्लेन एंगल देखते हैं। प्लेन एंगल जिसको हम शो करेंगे थीटा की निशानी से। ओके, थीटा की निशानी से हम शो करेंगे। क्या होता है जरा देखिए, इमेजिन करिए कि एक सर्किल है। ओके, बड़ा गोल बन गया सर्किल, उम्मीद नहीं की थी मैंने। ओके, सो ये इसका सेंटर। ओके, और इमेजिन करिए कि आपने इस जगह पर आपकी आईज है। ओके,
और यहां पर एक पार्टिकल पड़ा है इसके सरकमफेरेंस पर। किसी भी सर्किल का ये है सेंटर, और इसकी ये जो बाउंड्री दिख रही है, इस बाउंड्री को हम क्या कहते हैं? सरकमफेरेंस कहते हैं। सपोज कीजिए कि इसके सरकमफेरेंस पर किसी भी पॉइंट पर एक पार्टिकल है, और वो पार्टिकल चलना शुरू करता है एक जगह से दूसरी जगह तक। तो आप अगर उस पार्टिकल को देखते जाएंगे, तो मिसाल पार्टिकल इधर पड़ा है और वो पार्टिकल ऐसे मूव करेगा, तो उसके साथ आपकी आइज भी क्या होगी? ऐसे मूव करेगी। तो आप देखें, आपकी आइज पहले यहां थी और अब यहां आ गई, तो आप देखें एक एंगल बनी बीच में, ठीक है। तो जब आप पार्टिकल को देख रहे हैं, जब पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रेवल करता है, इस जगह से इस जगह पर, तो यहां सेंटर पर जो एंगल बने, सही है, तो इस एंगल को हम कहेंगे प्लेन एंगल, ठीक है ना। ओके, अब देखिए एक टर्म और याद कर लीजिए, क्योंकि इसमें हम यूज करते हैं वो, किसी भी सर्किल का जो पूरा बाउंड्री जो होती है उसको तो हम सरकमफेरेंस कहते हैं, लेकिन किसी सर्किल की पूरी बाउंड्री का अगर छोटा सा एक टुकड़ा, एक छोटा सा हिस्सा हम इमेजिन करेंगे, इसके लिए जनरली हम एक वर्ड यूज करते हैं आर्क, ठीक है। तो आप देखें कि ये पार्टिकल इतनी आर्क तक ट्रेवल किया है, पर इसके यहां से यहां ट्रेवल करने पर यहां सेंटर पर जो एंगल बन रही है, इसको हमने कहा प्लेन एंगल। तो क्या हुई प्लेन एंगल? द एंगल फॉर्म्ड एट सेंटर। अक्सर बुक्स में एक वर्ड लिखा हुआ होता है सबटेंडेड, मीनिंग तो उसकी भी यही होती है, बनना, पर मैंने और सिंपल कर दिया, ठीक है ना। द एंगल फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ सर्किल when a particle moves from one point to other along the circumference of circle. Okay, the angle formed at the center, the angle formed at the center when a particle moves from one point to the other along the circumference of circle. तो जब circumference के along पार्टिकल चला तो उसकी एंगल इधर बनेगी सेंटर पर, दिस एंगल इज कॉल्ड प्लेन एंगल। ओके, सो लिसन, सुने, थीटा यानी ये एंगल, इसका फॉर्मूला होगा आर्क अपॉन रेडियस। ओके, और अक्सर आर्क को हम एल से शो कर लेंगे, बात एक ही है। यहां से यहां तक की ये जो लेंथ है, इस लेंथ को हमने कहा ये एल है, और ये रेडियस आर। ओके, अच्छा जी, अब आप एक चीज नोट करिए, ये भी क्या है? लेंथ है, और ये भी क्या है? लेंथ है। तो लेंथ और लेंथ यानी मीटर मीटर तो कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका कोई पर्टिकुलर यूनिट, एसआई यूनिट ठीक से बन नहीं रहा, लेकिन फिर भी हमने इसके लिए एक यूनिट डेवलप किया और उसका नाम हमने रखा रेडियन। तो आप इसका यूनिट मान सकते हैं रेडियन, ठीक है। पर आप रेडियन के अंदर एक चीज नोट करेंगे कि रेडियन जो है एक ऐसा यूनिट है जो कि बेस क्वांटिटीज की मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन से नहीं बना है, जैसा कि हम डेराइव्ड क्वांटिटीज में अक्सर डिस्कस करते हैं। एक तरह से देखा जाए तो ये जो क्वांटिटी है ये तो डायमेंशनलेस महसूस हो रही है, डायमेंशनलेस। चले, इतना तो समझ में आ गया आपको, फिर भी आप इसका ये रेडियन यूनिट याद रखेंगे। ओके, इसको हम RAD पढ़ते हैं। अब हमारे जहन में सवाल आता है, एक रेडियन कितनी एंगल को कहेंगे, है ना, कितनी प्लेन एंगल या कितनी एंगल होगी तो उसको हम एक रेडियन कहेंगे। तो लेट्स डिफाइन इट, बता दूं इसको। ओ देखें, बहुत आसान है एक रेडियन को डिफाइन करना। डेफिनेशन ऑफ वन रेडियन एंगल, तो
फॉर एग्जाम्पल ये रेडियस है r सेंटीमीटर या r मीटर या जितना भी कहें, और पार्टिकल इधर से यहां तक चलता है, पार्टिकल इधर से इधर तक जितना आर्क लेंथ कवर करता है, इमेजिन करिए कि ये वाली लेंथ जो है ये भी रेडियस के इक्वल हो, तो जो यहां पर एंगल बनेगा उसे हम कहेंगे 1 रेडियन। बात समझ में आ रही है? यानी अगर हम इसका फॉर्मूला लिखें, यहां पर आर्क है, यहां पर रेडियस है, और हमने आर्क की जो लेंथ ली यहां पर, ये लेंथ l है और ये लेंथ भी कितनी हो, रेडियस के इक्वल हो, यानी ये फासला और यहां पर पार्टिकल जो यहां से यहां तक चले वो फासला बराबर हो, तो जितनी एंगल बनेगी सेंटर पर उस एंगल को आप कहेंगे कि वो 1 रेडियन एंगल है। ठीक है, देखिए ये भी कितना है r, ये भी कितना है r, तो ये कितना हो गया 1, और इसके लिए यूनिट आप क्या लगाते हैं, रेडियन, तो ये कहलाएगा 1 रेडियन। आई होप ये समझ में आया। तो हम कहेंगे कि व्हेन द रेडियस एंड लेंथ ऑफ द आर्क आर इक्वल, व्हेन रेडियस एंड arc length are equal, then angle is said to be 1 रेडियन। आई होप कि इतना समझ में आया आपको। ठीक है, अब हम अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। एक और भी है एंगल जिसको हम क्या कहते हैं, सॉलिड एंगल कहते हैं। ओके, चलिए ये मिटा दूं मैं, फिर उस पर बात करते हैं। अच्छा जी, तो दूसरी है हमारे पास सप्लीमेंट्री क्वांटिटी सॉलिड एंगल। और इसको अक्सर बुक्स में ओमेगा की निशानी से शो करते हैं। सही है, देखिए आपने कोन देखी होगी, ओके, और आप देख रहे हैं कोन के जहां पर कोन का पॉइंट होता है, निब होती है, बारीक पॉइंट होता है, वहां पर भी एक एंगल बनती है। ओके, आप देखें कि ये कोन है, फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, तो इसके यहां पर ये जो एंगल बन रही है, अब अंडरस्टूड है कि ये एंगल 2 डायमेंशनल या प्लेन तो है नहीं, ये 3D है। जाहिर सी बात है कि अगर आप इसको देखेंगे तो ये एंगल बोर्ड के ऊपर भी होगी, बोर्ड से आगे और पीछे पूरी होगी, है ना, तो ऐसी एंगल कहलाएगी 3D, और 3D को हम क्या कहते हैं, सॉलिड एंगल। ओके, तो ये जो एंगल बन रही है कोन के यहाँ पर सेंटर पर, इसको हम कहेंगे सॉलिड एंगल। ओके, और इमेजिन करिए, जैसे मैं आपको एक डेमो देता हूं। ओके, देखें ये है, अगर मैं इसको कैसे कैसे कैसे, हाँ, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इसके कोन बनाता हूं, ओके, तो आप देखिए इधर से इसको ऐसा मत इमेजिन करिए, यहां से एक सरफेस मानिए इसको, ये एक सरफेस है पूरा, इसको काट लीजिए, ऐसे इमेजिन कर रहे हैं ना, इमेजिन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज। ओके, सो यहां पर देखिए कि जब आप इसको यहां से पूरा ऐसे इमेजिन करेंगे तो यहां देखेंगे यहां पर एक एंगल बन रहा है। अब अंडरस्टूड, ये एंगल बोर्ड के ऊपर नहीं है, ये 3 डायमेंशन में है, ये आपकी तरफ भी उठ रहा है, बोर्ड से पीछे भी जा रहा है और बोर्ड के ऊपर भी आ रहा है, तो ये जो एंगल यहाँ पर डेवलप हो रहा है, इस एंगल को आप कहेंगे सॉलिड एंगल। अब देखिए कि अगर इस इधर का सरफेस एरिया कम कर दूं, देखें इस वक्त सरफेस एरिया थोड़ा बड़ा नजर आ रहा है, लाइक दिस। ओके, ये सरफेस एरिया है। अच्छा, अगर मैं सरफेस एरिया को थोड़ा छोटा कर दूं, आप देखें अब सरफेस एरिया छोटा हो गया, तो आप देखें इधर की एंगल भी छोटी होने लग जाएगी। ओके, ये एंगल भी क्या हो जाएगी, बारीक हो जाएगी। और अगर मैं सरफेस एरिया को थोड़ा बड़ा कर देता हूं, सही है ना, तो आप देखेंगे इधर की एंगल भी क्या हो जाएगी, थोड़ी बड़ी हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना, इस एंगल को हम कहेंगे क्या, सॉलिड एंगल। तो यहां पर हम थोड़ा सा इसे डिफाइन कर लेते हैं, यहां पर हम कह सकते हैं द एंगल formed at center of sphere
बाय द सरफेस ऑफ स्फीयर। द एंगल फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। देखिए सर्किल और स्फीयर में फर्क है ना, सर्किल सिर्फ 2 डायमेंशनल एक डायग्राम बोर्ड के ऊपर है, पर स्फीयर क्या होगा, जैसे ग्लोब है जमीन का, जैसे फुटबॉल है, ऐसे आगे की तरफ भी निकला हुआ और ऐसे पीछे की तरफ भी, ये पूरा का पूरा। ओके, अब आप इमेजिन करें जरा स्फीयर को, तो देखें स्फीयर के सेंटर को इमेजिन करें और उस सेंटर के साथ, जैसे मान लीजिए कि ये जो है, ये जो कोन है, इस कोन को मैं इधर रख सकता हूं, तो देखिए कोन भी इसका एक छोटा सा क्या हो जाएगा, ऐसे हिस्सा हो जाएगा। मान लीजिए कि ये सरफेस है इसका, है ना, तो बताइए इस सरफेस को जैसे आप ज्यादा इमेजिन करेंगे तो इधर की एंगल भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी ना। मिसाल है आप बड़ा स्फीयर, यहाँ से बड़ी कोन इमेजिन करें, तो अगर इसको ऐसे इमेजिन करेंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ से सरफेस बढ़ेगा, तो आप देख रहे हैं कि एंगल भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। समझ में आ रही बात ये? तो यहाँ ये जो एंगल बन रही है, जो कि पूरे सरफेस से बन रही है, ऐसे सरफेस जहां तक आपने इमेजिन किया, जहां तक ये सरफेस इमेजिन किया, इस सरफेस की बाउंड्री से एक लाइन इमेजिन करें और सारी की सारी लाइन कहाँ जानी चाहिए, टू द सेंटर जानी चाहिए। तो सेंटर पर ये जो एंगल डेवलप हो रहा है, दिस इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। मैंने ज्यादा समझा दिया, आई थिंक ये क्लियर है बात। ये द एंगल एट द सेंटर इज कॉल्ड सॉलिड एंगल, और स्फीयर होना चाहिए ना कि सरफेस, सॉरी प्लेन। तो इतना समझ में आ गया। इसका यूनिट पहले तो इसका फॉर्मूला देख लो, इसको हम शो करेंगे इस निशानी से, और इसका फॉर्मूला होगा सरफेस एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होगा इसका। ओके, तो अब देखिए, अगर सवाल फिर से हमारे जहन में ये आता है कि इसका यूनिट क्या होगा और कैसे डिफाइन करेंगे, तो पहली बात ये देखो, ये भी सरफेस एरिया है, एरिया में भी स्क्वायर आता है, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये भी क्या आएगा, मीटर स्क्वायर वगैरह। तो देखो इधर भी यूनिट नहीं आ रहा कोई, है ना, तो यहां पर भी वैसे कोई यूनिट नहीं है। ये भी क्या है, सॉलिड एंगल भी डायमेंशनलेस है, लेकिन फिर भी हमने कहा कि इसका एक यूनिट ऐसे बना लेते हैं, तो इसका हमने यूनिट बनाया स्टेरेडियन, स्टेरेडियन, जिसको हम सिंपली शॉर्ट में लिखते हैं SR। ठीक है, स्टेरेडियन इसका एक यूनिट बनाया हमने। अब हम डिफाइन करना चाहते हैं एक स्टेरेडियन कितना होगा। ओके, तो आइए डिफाइन करते हैं एक स्टेरेडियन। बिठाऊं इसको, ओ इमेजिन कीजिए, ये फिलहाल इसको मानिए कि ये क्या है, ये पूरा स्फीयर है, ना कि सर्किल है। ठीक है, स्फीयर है, पूरा गोला, ग्लोब, फुटबॉल टाइप। अच्छा, ये इसका सेंटर, आप इसके, चले ये इसका रेडियस। ओके, और जितना इसका रेडियस है, रेडियस के स्क्वायरिक टाइम्स, यानी रेडियस का स्क्वायर कीजिए, उतना बड़ा इसके सरफेस पर एक एरिया इमेजिन करिए। आई होप के बात समझ में आ रही है ना सबको, मतलब कितना एरिया इमेजिन करना ऊपर से, इतना एरिया कि यहां से अगर मैं रेडियस की जो वैल्यू है इसका अगर स्क्वायर करूं तो इसका आंसर, और यहाँ ये जो मैंने एरिया इमेजिन किया है, सही है ना, सरफेस एरिया, इसकी जो मेजरमेंट निकालूंगा, ये जो एरिया है ये भी कितना, आर के स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। ओके, तो इतना जो सरफेस एरिया है वो सेंटर पर जितनी एंगल बनाएगा, उस एंगल को हम क्या कहेंगे, एक स्टेरेडियन कहेंगे। समझ में आया आपको क्या कहना चाह रहा हूं, फिर से सुने, भूल गए, समझ नहीं आया, ठीक नहीं। ओके, देखें मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जितना इसका रेडियस है, आप 1 मिनट के लिए इमेजिन करिए, स्फीयर यहां से ऐसा सरफेस एरिया गोल इमेजिन किया, 1 मिनट के लिए ऐसा इमेजिन कर लो कि सरफेस का इतना हिस्सा ले लो कि वो चौरस दिखे आपको, यानी उसकी लेंथ और विड्थ एक जितनी हो, ऐसे इमेजिन कर लो फिलहाल तो, और इसका हर साइड R जितनी साइज का होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है R इंटू R, लेंथ भी R
और विड्थ भी क्या है r, तो r इंटू आर, ये एरिया हो गया। इतना एरिया यहाँ इमेजिन करें, बस इतने फर्क के साथ कि मेजरमेंट न्यूमेरिकली नंबर वैल्यू तो यही आनी चाहिए इसके एरिया के बराबर, पर यहाँ इसे स्फेरिकल यानी इसे सर्किल में इमेजिन करना है, गोल इमेजिन करना है एरिया। समझ में आ रही बात ये? और इसकी मेजरमेंट इतनी होनी चाहिए आर के स्क्वायर के जितनी। तो एक रेडियस के स्क्वायर के जितना सरफेस एरिया इमेजिन करें, और ये सरफेस एरिया जितना सेंटर पर एंगल बना देगा, दैट एंगल विल बी कॉल्ड 1 स्टेरेडियन। सो वी कैन राइट 1 स्टेरेडियन इज the solid angle formed at center of sphere by the surface area equal to the square of radius। तो बेटा आपको सबको समझ में आई बात ये? The 1 स्टेरेडियन is the solid angle formed at the center of the sphere by the surface area equal to the square of radius। जितना रेडियस का स्क्वायर का मेजरमेंट हो उतना ही ये ऊपर के सरफेस एरिया का मेजरमेंट हो, तो ये जो एंगल बनाएगा, ठीक है, दैट एंगल विल बी कॉल्ड 1 स्टेरेडियन। सो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां पर जो सरफेस एरिया है और ये आर का स्क्वायर, तो मान लीजिए कि ये जो एरिया आया ये भी इतना आया जितना कि आर स्क्वायर है, तो जाहिर सी बात है आंसर क्या आ गया 1, और इसके लिए आप लिखते हैं 1 स्टेरेडियन। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग, मेरे ज़हन में 2 सवाल आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट। एक तो इसी के हवाले से है, अगर मैं इसको और बढ़ा दूं, इस सरफेस को और इमेजिन करें बड़ा, ठीक है ना, इसको इसे बढ़ा दें, पूरा फुटबॉल यानी जो पूरा फुटबॉल है उसको पूरे को इमेजिन करें। जैसे इमेजिन करिए एक कोन है, कोन का ये सरफेस एरिया है, ये कोन है, इस कोन के सरफेस एरिया को बढ़ाते जाओ, इसे ऐसे खोलेंगे तो ये बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, पूरा स्फीयर को आपने अंदर इनसर्किल कर ले, तो ये जो कंप्लीट एंगल है ये कितनी होनी चाहिए? आइए इसे कैलकुलेट करते हैं। देखें, कैलकुलेट द solid angle by complete surface area of sphere। तो आइए देखें ये कितना होगा, इसको मिटा देता हूं, इसको मिटाऊं, ओके। एरिया, सरफेस एरिया, कैलकुलेट द सॉलिड एंगल फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। पूरे सरफेस एरिया को ऐसे लेंगे तो पूरा कंप्लीट जो एंगल बनेगा इधर वो हमने मालूम करना है। तो फॉर्मूला फिर से वही, सॉलिड एंगल इज इक्वल टू, यहां पर आएगा सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर और अपान में आएगा रेडियस का स्क्वायर। सॉल्यूशन, ज्योमेट्री में आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में, और नहीं भी पढ़ा तो मैं बता देता हूं कि स्फीयर का सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, तो अब जब आपने पूरा का पूरा सरफेस इमेजिन कर लिया है तो सरफेस एरिया इतना हो गया, तो इसको लिखते हैं ये 4 पाई आर स्क्वायर अपान में क्या है आर स्क्वायर, तो ये गया, क्या आंसर आ गया 4 पाई
स्टेरेडियन। तो इतनी एंगल होती है, इतनी सॉलिड एंगल होगी किसमें, पूरे के पूरे सरफेस एरिया में। अगर आप इसकी वजह से यानी पूरे सरफेस एरिया की वजह से एंगल जो इमेजिन करेंगे सेंटर पर। इज इट क्लियर? एक और सवाल मेरे जहन में है, इसको आप पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। शाबाश, समझ तो आ रहा है ना आपको? आई होप के समझ आ ही रहा है। ठीक है, अगर कोई भी फिर भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में जरूर डिस्कस कीजिएगा। ओके, तो सवाल को हम लेते हैं इससे आगे थोड़ा। कैलकुलेट द एंगल, यानी प्लेन एंगल, जो इससे पहले पढ़ा है ना उसकी बात करते हैं। वहां मुझे सवाल करवाना था पर मैं भूल गया। कैलकुलेट द एंगल बाय कंप्लीट सर्कमफेरेंस या बाय कंप्लीट सर्किल। एट सेंटर, ठीक है। कैलकुलेट द एंगल बाय द कंप्लीट सर्किल एट द सेंटर। अगर ये पूरा का पूरा सर्किल इमेजिन करें, मिसाल ये सेंटर है और आप अगर एक पार्टिकल को देख रहे हैं तो ये पार्टिकल घूमकर वापस इस जगह पर आ जाए, तो जाहिर सी बात है आपने इस पार्टिकल को देखा तो आपकी आईज भी ऐसे पूरा का पूरा ऐसे जाएगी, यानी आप पूरा का पूरा इस तरह से टर्न करेंगे तो ये पूरी क्या है, एंगल है। सही है ना, कंप्लीट एंगल बनी। तो इसकी मेजरमेंट करते हैं, देखें कितनी है। ये मान लीजिए इसका जो रेडियस है वो आर है, और फॉर्मूला इसका याद कीजिए क्या है, थीटा इज इक्वल टू आर अपान रेडियस। तो जरा देखिए कि इसका लेंथ हमने अभी भी पढ़ा, कंप्लीट लेंथ कवर हुई है जिसे हम सर्कमफेरेंस कहते हैं। और सर्कमफेरेंस पूरे सर्कमफेरेंस की जो लेंथ होती है वो होती है 2 पाई आर। ओके, पूरे सर्कमफेरेंस की, यानी अगर मैं इसको यहां से काटूं और इसको सीधी लाइन बना दूं, ऐसे सीधा धागे की तरह बना दूं, तो इसकी लंबाई जो आएगी वो 2 पाई आर के बराबर आएगी। 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, यानी ये रेडियस पता लग जाए तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई देंगे तो जो लेंथ आएगी वो बराबर होगी इसके। ठीक है ना? अच्छा है, तो अब आइए इधर देखें, एल की वैल्यू क्या आई, 2 पाई आर अपान में आर। तो आप देखें आर से आर गया 2 पाई, और आपको इसका यूनिट तो पता है, रेडियन होता है। ठीक है, तो इसकी ये कंप्लीट एंगल आई, यानी पूरे सर्किल की जो कंप्लीट एंगल है वो क्या है, 2 पाई रेडियन। और पूरे स्फीयर की जो कंप्लीट एंगल होती है, सॉलिड एंगल, वो होती है 4 पाई स्टेरेडियन। समझ में आया? क्लियर? कोई मसला? तो इतना आपको आई होप कि अच्छे से समझ में आ गया। लास्ट एक छोटी सी बात मुझे डिस्कस करनी है बस, ओके, उसके बाद ऑफ करते हैं। सो लिखिए इसे भले, आओ। फाइनली जो हमारे पास एसआई सिस्टम है, इसके बारे में देखिए हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है। सही है ना? आपको अगर इस लेक्चर को आपको समझ में आया, बहुत कुछ अगर आपको समझने में यानी अच्छा लगा, या बहुत कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके बने हैं, तो कमेंट्स में आप जरूर बताइएगा कि आपने इस लेक्चर से कितना फायदा हासिल किया है। ओके, सो अब हम शुरू करते हैं। छोटी सी आखिरी बात इसमें, उसके बाद हमारा लेक्चर आज का खत्म हो जाएगा। काफी लेंदी हो गया है ना, क्या करूं, मेरी आदत है डिटेल में बताने की। डिटेल में जब तक नहीं बताता हूं तो मुझे अंदर ही अंदर से जो है वो अच्छा नहीं लगता, मजा नहीं आता। ओके, सो एंजॉय कीजिए। अच्छा जी, लास्ट हम डिस्कस करते हैं रूल्स या कन्वेंशंस फॉर राइटिंग एसआई यूनिट्स। यानी जब हम एसआई यूनिट्स लिखेंगे, जब आगे हम पढ़ेंगे तो एसआई यूनिट्स को लिखते दौरान कुछ रूल्स हमने फॉलो करने। ऐसा मान लीजिए कि इसकी एक तरह की ग्रामर है ये। पहला रूल, सिंबल ऑफ यूनिट इज स्मॉल लेटर। किसी भी
क्वांटिटी का, जो भी हम चाहे बेस हो चाहे डिराइव्ड हो व्हाटएवर कुछ भी हो, तो उसके जो हम यूनिट लिखते हैं उसकी जो सिंबल लिखेंगे यूनिट की वो स्मॉल लेटर होना चाहिए। जैसे मीटर है छोटा m लिखेंगे, किलोग्राम के लिए छोटा g लिखा, ये तो एक प्रीफिक्स है, सही है। एक्चुअल यूनिट ग्राम है, सही है ना। अच्छा जी, जैसे टाइम के लिए हमने सेकंड इस तरह से लिखा। इज इट ऑल क्लियर? समझ में आ रही बात ये? अच्छा जी, दूसरा जनरली हम रूल फॉलो करते हैं, काफी सारे ऐसे यूनिट्स हैं जिनका जो नाम है किसी साइंटिस्ट के नेम से आता है ना। जैसे न्यूटन है, एम्पियर है, ठीक है, जैसे केल्विन है। इज इट क्लियर? अच्छा जी, ऐसे बहुत सारे नाम है, जैसे डीबाई है, डाइपोल मोमेंट एक टॉपिक होता है, उसका यूनिट होता है डीबाई। तो ये साइंटिस्ट के नेम है। तो ऐसा ही सिस्टम ये कहता है किसी साइंटिस्ट के नाम से अगर कोई यूनिट बना है, तो अगर आप उस साइंटिस्ट का पूरा नेम लिखते हैं एज ए यूनिट तो स्पेलिंग ऐसे लिखेंगे, यानी पहला लेटर भी स्मॉल ही होना चाहिए। लेकिन अगर आप सिर्फ एक सिंबल लिखेंगे उसके नाम की तो वो कैपिटल होनी चाहिए। जैसे न्यूटन के लिए N, इसके लिए A, केल्विन के लिए K, डीबाई के लिए D। तो ये रूल समझ में आ गया। आप कह सकते हैं सिंबल शुड बी कैपिटल if it is the name of a scientist। पर सिंबल सिर्फ बड़ी होगी और अगर पूरी स्पेलिंग होगी तो वो छोटी ही रहनी चाहिए स्पेलिंग, ठीक है ना, सारे स्मॉल लेटर्स होने चाहिए। अच्छा जी, इसमें तीसरा रूल होता है कि अगर कोई दो यूनिट्स, डिफरेंट यूनिट्स इकट्ठा लिखने पड़े किसी डायरेक्ट क्वांटिटी के, जैसे मान लो, तो उनके बीच में थोड़ा स्पेस होना चाहिए। जैसे अगर मैं लिखता हूं वर्क का यूनिट, जैसे वर्क है, या चले टॉर्क के लेते हैं पहले, टॉर्क है जैसे, तो टॉर्क का यूनिट होता है न्यूटन मीटर, तो न्यूटन मीटर ऐसे स्पेस देकर लिखना है। ओके, इसी तरह से दूसरे भी यूनिट हो सकते हैं, जैसे हम लिखते हैं, जैसे मोमेंटम है, मोमेंटम का यूनिट होता है mv, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, इस तरह से लिखें। ओके, तो बीच में स्पेस होना चाहिए, दो डिफरेंट यूनिट्स को कंबाइन करते हैं जब। ओके, तो हम यहां पर लिख सकते हैं स्पेस बिटवीन द सिंबल्स ऑफ यूनिट्स ऑफ डिफरेंट क्वांटिटीज। ठीक है, तीन रूल्स, एक दो और डिस्कस करते हैं मेरे जहन में जो जो आते जाएंगे। इज इट ऑल क्लियर? अच्छा जी, मिटाऊं इसे, मिटाऊं? ओके, चौथा रूल है, अगर आप प्रीफिक्स लिखते हैं, नो स्पेस बिटवीन प्रीफिक्स एंड यूनिट। देखें, कभी कभी हम प्रीफिक्स और यूनिट को इकट्ठा मिलाकर लिखते हैं, जैसे किलोग्राम, मिलीमीटर, ठीक है ना। इसमें ये जो किलो है ये प्रीफिक्स है और मीटर एक्चुअल में यूनिट है। जिस तरह से मिलीमीटर, जिस तरह से मिली लीटर, सही है, जिस तरह से हम लिखते हैं माइक्रो सेकेंड। तो कहा जा रहा है कि ये जो इसका के है, एम है, एम है, ये जो म्यू है, ये प्रीफिक्स होता है, आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। प्रीफिक्स क्या होता है? एक सिंबल होता है, सही है, जो कि पावर ऑफ 10 को शो करता है, जो कि पावर ऑफ 10 को शो करता है। और इससे क्या होता है, जो वैल्यू है हमारी वो थोड़ी सिंपल हो जाती है, छोटी हो जाती है, सिंपल करके लिखी जा सकती है।
तो ये जो हम प्रीफिक्स लगाते हैं यूनिट के साथ, इसमें स्पेस नहीं होना चाहिए बीच में। ओके, अच्छा जी, लास्ट रूल इसका बस पढ़ते हैं। ये रूल कहता है कि टू प्रीफिक्सेस cannot be written together। आप ये नहीं कर सकते कि आप दो दो प्रीफिक्सेस को इकट्ठा मिलाकर एक प्रीफिक्स बनाकर लिखते हैं। जैसे मैं लिखता हूं 10⁻⁻6 मीटर। अब हमारे पास देखें 10⁻⁻3 को कहते हैं मिली, सही है, और दूसरा 10⁻⁻3 ये भी मिली, है ना। तो आप ऐसे नहीं कर सकते इसको कि आप यहां पर ये लिखते हैं मिली मिलीमीटर, यानी मिलीमीटर, इसको ऐसे नहीं लिख सकते। दो दो प्रीफिक्स बनाकर नहीं लिख सकते, एक ही प्रीफिक्स करके लिखना। देखें ये 2 m है ना, वो मिलीमीटर के हैं, मिली के हैं, और ये मीटर वाला है। ओके, इसको ऐसे नहीं लिखा जा सकता। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये क्या है, ये है 1 माइक्रोमीटर। आप ऐसे लिखेंगे इसे। ओके, जैसे मैं लिखता हूं 10⁻⁻9 सेकेंड। अब इसको ऐसे नहीं लिखा जा सकता। अगर हम सोचेंगे भाई 10⁻⁻6 को तो माइक्रो कहते हैं और 10⁻⁻3 को तो मिली कहते हैं, तो चलो इसको एक काम करते हैं, इसको हम ऐसे मान लेते हैं, बात एक ही है। तो ये आ गया 1, और इसकी जगह ये 2 सिंबल्स बना लेते हैं, मिली माइक्रो सेकेंड। ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। आपको एक ही यूनिट, एक ही प्रीफिक्स लगाना पड़ेगा। और इस 10⁻⁻9 को कहते हैं नैनो सेकेंड। तो ये नैनो सेकेंड हो गया, 1 नैनो सेकेंड। समझ में आ गए? तो इसके साथ आज का लेक्चर हमारा खत्म होता है। एंड कैसा लगा लेक्चर जरूर कमेंट कीजिएगा। कुछ बात अगर मिस हो गई है मुझसे तो भी बता दीजिएगा। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बी चेयर, बाय बाय।